अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम, और शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। लाजी एक बंदा अपने घर के बाहर मुंह लटका के बैठा हुआ था, ऊपर से उसका दोस्त आ गया। उसने कहा दोस्ता खैर है, और किस बात का काम लग गया तुझे, क्यों टेंशन में बैठा हुआ है? हुआ क्या है? बिजली का बिल आ गया है या तुम्हारी गैस का कनेक्शन नहीं लग रहा? हुआ क्या है तुम्हें? कहता सोनिया बस कुछ ना पूछ, आज मेरी शादी की सालगिरह है। कहता है शादी की सालगिरह तो बुए के आगे बाहर बैठे हुए, वो भी मुंह लटका के, क्यों? कहता यार बस शादी की सालगिरह थी मेरी आज, मैंने अपनी बीवी को चेन गिफ्ट की है, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। उसने भी यही कहा कि ये क्या कह रहे हो यार, तुमने जब चेन गिफ्ट की है तो उसने फिर तुम्हें क्यों बाहर निकाल दिया? चांदी की चेन थी। कहता नहीं यार साइकिल की चेन बनता था जी। उस बंदे ने भी आगे से यही कहा, उसने कहा कि बनता तुम्हारा यही था कि तुम्हें बाहर निकाल देती पर जाई। वो साइकिल की चेन उसे क्यों गिफ्ट कर रहे हो? उसकी कल कॉलेज में लड़ाई थी। कॉलेज में लड़ाई होती थी ना, तो स्टूडेंट साइकिल की चेनें और तारे पकड़ के आ जाते थे, आज नहीं छकांगे। ये मैक्सिमम बदमाशी हुआ करती थी, या गरारी वाला एक चाकू हुआ करता था, याद? वो तो टू मच थी ना। एक और हल्का सा सुना दूं, तुम्हारी मेहरबानी। एक बीवी ने अपने खावंद से कहा कि जानू अगर मैं केटू की पहाड़ी सर कर लूं तो तुम मुझे क्या दोगे? वो कहता है तका। चले जी साहब, अब तीसरा लतीफा सुना के हैट्रिक कर लें। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हसी, चांद ने कहा मेरे तक गल ना पहुंचाओ, अपनी बेहयाइयां जमीन तक ही रखिया करो। और अब खबरों पर तबसरा जी। एक सर्वे के मुताबिक 49% पाकिस्तानी मुल्क की माशी सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। 49% पाकिस्तानी माशी सूरत हाल से मुतमईन नहीं। इसका मतलब है बाकी 51% या फिर पागल हैं तो या फिर चोर डाकू चके। क्या मतलब तुम्हारा? यार मुझे तो पिछले 5-6 सालों से कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने आगे से रोना ना शुरू कर दिया हो जी आ बेड़े कर को गड़ी है, डॉलर डिग पिया ही, और डॉलर भी डिग पिया ही तो मेरा निका मुंडा भी डिग पिया। ये गखड़ी बची मुंडे ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨ ਚ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੁਕਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਕੜੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ये मुश्किल लड़ लड़ के मेरे चो हिम्मत मुक गई है तो मुल्क चो बिजली मुक गई। यार तबसरा तो कोई ढंग से करो ना। वो सर्वे भी तो कोई ढंग से करे ना। वो भी तो देखो ना, कह रहे हैं जी 49% मुतमईन नहीं। अब मुझे तुम बताओ वो कौन से बाकी 51% हैं जो मुतमईन है? बैरून मुल्क पाकिस्तानी। शाबाश, बैरून मुल्क जो रहते हैं उनसे बात करके देख लो। मुझे तो कई दफा फोन आते हैं जी ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇੜੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਜੀ ਜੀ, बड़ी बुरी। तुम्हारा तबसरा मजीद फजूल होता जा रहा है। अच्छा हाँ जी। आज दिन क्या है? इतवार। ओहो, इसीलिए मैं रोटी नहीं ना खा के आया। अगली खबर पढ़ो तुम। 2 हफ्ते पहले करोड़ों की लागत से ठीक होने वाला वजीर आला सिंध का तैयारा फिर खराब हो गया। बार बार मुरम्मत करवाने के बावजूद ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। अब त्यारा अभी कायम अली शाह साहब की बराबरी ना करे कि वो इतनी उम्र में ठीक है तो मैं क्यों नहीं ठीक। ये तुम्हें पता है त्यारा कितना पुराना है? कितना? ये कायम अली शाह साहब के दादा अबू ने कायम अली शाह साहब को पहली सालगिरह पे गिफ्ट दिया था।
और उस वक्त भी ये नया नहीं था, ये उनके दादा अबू का पालतू त्यारा था। और ये पालतू था, फालतू नहीं था। क्योंकि ये राइट बरादरान जो थे ना, जिन्होंने जहाज बनाया था, दो भरा थे, एक का नाम था चुर्राइट, दूसरे का नाम था मुर्राइट, इसलिए उनको राइट बरादरान कहते थे। उन्होंने जो पहला त्यारा बनाया था ना, वो शाह जी के दादा अबू ने खरीदा था उनको। अच्छा, हाँ जी। वैसे शाह जी अब इससे जान छिड़ा लें जनाब आप भी। अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि ये त्यारा और शाह जी दोनों जड़वा भाई हैं। अभी इसको दे दें और इसका पतीसा ले लें, और 4 दिन गुजर गए तो फिर पतीसा भी नहीं मिलना। बल्कि मेरा मशवरा है कि इसको बेच के ना, तो इसमें कोई 65,000 रुपया और डाल के तो चिंगची खरीद ले। अजीज साहब, चिंगची आते ही इतने का है, 65,000 का जी। हाँ, तो वो पल्ले से ही डालना पड़ेगा ना, चूंकि त्यारे का तो अब किसी ने टका नहीं देना। मैं वैसे उनका दिल रखने के लिए कह रहा हूँ कि इसको बेच के इसमें पैसे डाल ले। इसने कितने का बिकना है? पीपल्स पार्टी ने जो एक करी चीज इस्तेमाल कर लिया, उसका बाकी क्या बचा होगा बेचारी का। खबर है कि एक बरतानवी किसान ने 54 किलोग्राम वजनी शलजम उगा लिया। यानी 54 किलोग्राम का एक शलजम, यू मीन गोंगलू। यस, बहुत अच्छे, क्या फजूल एक्सपेरिमेंट किया है संग्रही ने यार। हाय 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 हाय। गोंगलू तो चंगा पड़ा लेने जाए बंदा, अगर जाके दुकान पे साफ करना शुरू कर देता है। बड़े मुंडे ने भी नहीं खाना। उदू निका जेड़ा ओनू अंज एलर्जी है, उदू छोटी जेड़ी बच्ची है ओनू गोंगलूआं दा दसिया, उन्हें कहना अब्बा जी मैं तो रोजा रखे है। बीवी को वैसे ही रोटी के साथ पसंद नहीं, चावलों के साथ पसंद है, चावल उंज मुके ने। अखीर वो भाई सब्जी वाले को कह देता कि यार तुम शलजम रहने दो, उसके साथ जो तुमने फ्री धनिया और हरी मिर्चें देनी थी ना, वो दे दो तुम्हारी में। 54 किलो का एक कोई गोंगलू जी। ये घर तो नहीं पक सकता। हाँ, अलबत्ता ये गोरा ये शोखी मार सकता है दोस्तों में बैठ के कि मैंने तो यार एक बकरा और एक गोंगलू ला के तो मुंडे का वलीमा पुख्ता दिया। ये हांडी में तो नहीं पकाया जा सकता, अलबत्ता इसे तोप में डाल के गोला चलाया जा सकता है। एटॉमिक जंग की जगह वेजिटेबल जंग शुरू हो जाए। इधर से गोंगलू का फैर किया जाए, उधर से लोग कहें खैर खैर। और अगर कश्मीरी बैठे हो तो कहना फैर हो गया जो, चौल चाल लो। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। 1,75,00,000 के करीब जानवर ज़िबा किए जाते थे ईद के मौके पे, यानी 2.25 करोड़। नायरीन, ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबको, हमारे बहन भाइयों को, पाकिस्तानियों को, तमाम दुनिया के मुसलमानों को ईद की खुशियाँ बहुत ज़्यादा नसीब फरमाए और अल्लाह पाक खैर खैरियत से इस त्यौहार को गुजार दे हमारे को। आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो चांद की, और अल्लाह ताला आपको खैर खैरियत से ईद मनाने की तौफीक अता फरमाए। चूँकि अब ईद बिल्कुल ही सर पे आ गई है, मेरा मतलब है कि 2-3 दिन, अपना 8-10 दिन बाद ईद है। यार हंसा ना करो यार। 2-3 दिन मेरे मुंह से क्या निकला है, लोगों ने मेरे सेहन में रस्ते बना लिए। 8-10 दिन बाद, 10 दिन बाद यानी ईद है, तो इसलिए मैं चंद ईद के हवाले से गुजारिशात करना चाह रहा हूँ। नायरीन, एक बात मेरी याद रखिएगा, जितने भी मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब कुर्बानी करने वाले हैं, वो मेरी बात येन में बैठा लें कि कसाई को खाल पे टाकना लगाने दे। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि कुछ साल पहले तक बुजुर्ग बकायदा कसाई के सराने खड़े होकर खाल उतरवाते थे कि जे टाक लगा तो मैं तेनू टांग देना है, याद रखी। कसाई के सराने कैसे खड़े होते थे? बेडरूम में कुर्बानी होती थी? यानी कि मुहावरे भी नहीं समझता, इतना नलायक एंकर है मेरा। सराने खड़े होने का मतलब है कि बिल्कुल करीब खड़े होते थे जी। जाहिले आजम, नॉट मुगले आजम। समझता नहीं कि यही के पास बैठा हूँ, कुछ थोड़ी अकल की बात करो, कितना नमूदगी हुई होगी।
और क्या लोग कहेंगे कि देखो यार। अच्छा बात करो। तो ये जो खल पे टक लग जाता है ना जी, इसी के बारे में मुस्तफा कुरैशी ने कहा था कि जदों तेरी बैसाखी जमीन ते बजेगी तो उदी चो टक टक दी नहीं नूरी नत 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 दी आवाज आएगी। ये पाजनैद ने ये खल की टक के बारे में मुझे ऐसा डराया है और इतनी खौफनाक चीजें बताई हैं कि ये जो खल के ऊपर जो टाका लगा के कसाई निकल जाती है और हम भी चुप कर जाते हैं कि खल हमने किसी को देनी है ना, हमें क्या। इसके नुकसानात के बारे में अभी मेरे साथ बात कर रहा था, मैं हैरान हो गया हूँ। ये डराओ लोगों को। तुम हंसाने के लिए हो, मैं डराने के लिए हूँ। नहीं, ये बड़ी अक्ल वाली बात है यार तुमने बताई है, ऐसी कौन सी बात? वाकई हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की जरूरत है इस हवाले से। हम समझते हैं कि अगर कसाई ने खाल को टक लगा दिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है ना, वो हमने तो मदरसे में दे देनी है, हमारा मजहबी फरीजा पूरा हो गया है और हम वो खाल जो है किसी मदरसे को, हस्पताल को या जिसको भी हमने देनी होती है दे के अपने फर्ज से यानी फारिग हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है। अदादो शुमार इस हवाले से बड़े डरावने इसलिए हैं कि पाकिस्तान की जो लेदर इंडस्ट्री है वो कमो बेश सवा अरब डॉलर ज़र मुबादला इस वतन अजीज को कमा के देती है हमारी लेदर इंडस्ट्री। और $1.25 अरब की इस इंडस्ट्री के लिए जो खाम माल है उसका 30% हिस्सा ईद उल अज़हा पर कुर्बानी की खालों की शक्ल में हासिल होता है। लो अब सुनाओ, यानी इतनी अहम चीज है ये कुर्बानी की खाल, जिसे हम कहते हैं कि खैर साढ़े। अच्छा अब मसला पता क्या है, अब यानी पाकिस्तान टैनर्स एसोसिएशन के अदादो शुमार हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जब ये कुर्बानी का मौका आता है और खालें जमा करते हैं तो 40% के लगभग खालें ऐसी होती हैं जिन पर टक लगा होता है, और टक लगी हुई खाल जो है वो बेकार है, यानी उसका होना ना होना एक बराबर है। ना तो वो उस मदरसे या अस्पताल के काम आती है क्योंकि व्यापारी ने उस अस्पताल या मदरसे को टक लगी हुई खाल के पैसे नहीं देने, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना, और ना ही बाद में वो वतन अजीज के काम आती है, ना ही वो किसी काम भी नहीं, किसी छोटे बच्चों के काम आती है यार। टक लगी हुई खलों की सिर्फ गुलेलें बनती हैं, गुलेल बन जाती है या कहा जाता है कि फिर वो यानी उसके ग्लव्स बन सकते हैं, सही इस तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। यार वैसे जुनैद ईमान से मैं तो हैरान हो गया हूँ ये फिगर सुन के। 40% को थोड़ी नहीं होती यार, तकरीबन आधी हो गई। अच्छा मेरे लिए भी ये फिगर बहुत हैरान कुन थी, लेकिन जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में अभी भी ज्यादातर जो कुर्बानी है वो देहाती इलाकों में की जाती है और देहातों में कसाई का तो कोई रिवाज ही नहीं है, लोग खुद ही बकरा ज़िबा कर लेते हैं। हाँ। और जब खुद करते हैं तो वो ना तजर्बाकारी की वजह से टक लगा देते हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल यार, ऐसे लोग हैं जो इतनी सी बोटी भी खल के साथ जाने लगे वो खल तार देते हैं, वो बोटी नहीं जाने देते। डराने वाली बात इसमें ये है कि इस इंडस्ट्री के लिए जो खाम माल है अगर उसका 30% हिस्सा हम कुर्बानी की खालों से हासिल करते हैं तो कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कितनी तेजी के साथ कमी वाक़ई हो रही है। यानी कुछ साल पहले तक इस मुल्क में कमोबेश 1.75 करोड़ के करीब जानवर ज़िबा किए जाते थे ईद के मौके पे, यानी 2.25 करोड़ जनाब, और इस साल 70 लाख के लगभग कुर्बानी के जानवरों की तवक्को है, यानी 2.25 करोड़ में से 1 करोड़ को ही तरोड़ मरोड़ दिया। हाँ यही सूरत बनती है। अब पाकिस्तान जो मवेशियों की तादाद के हवाले से दुनिया भर में चौथे नंबर पे है, लेकिन लेदर प्रोडक्ट्स के हवाले से जब फहरिस्त बनती है तो पाकिस्तान का जो इस वक्त मजमूई ट्रेड है लेदर प्रोडक्ट्स की वो गालिबन 137 अरब डॉलर के लगभग है, और पाकिस्तान की कितनी है 1 अरब 20 करोड़ डॉलर, यानी $1.25 अरब, यानी 1% भी नहीं बनता ना। और जिन मुल्कों में जानवर नाम की चीज ही नहीं है, मतलब वियतनाम में इंतहाई ना होने के बराबर जानवर हैं, वहां पर कमोबेश उसका जो टोटल वॉल्यूम में बनता है हिस्सा उसका वियतनाम का वो 6% है, हिंदुस्तान का 3% है, और बाकी मामलात की तरह इस मामले में भी चीन की इजारादारी है। 37% जो लेदर प्रोडक्ट्स की ट्रेड होती है उस पर चीन का कब्जा है। कभी हमारा भी बड़ा नाम था यार ये लेदर इंडस्ट्री में। भाईजान इतनी खराब हालत के बावजूद आज दुनिया में पाकिस्तान की जो लेदर प्रोडक्ट्स हैं अपनी क्वालिटी के एतबार से वो इटली के बाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर हैं। ईमान से जनाब, हाय 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 हाय, नहीं लेदर इंडस्ट्री की तरफ हमने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक तो हमने खल के टक लगाए हैं बहुत ज्यादा, ऊपर से फिर हमने ज्यादा लेदर जाया किया है चमोटे बना बना के।
हाँ, वो हमने हमें ना मजाक में पढ़ के तो भंडों को चमोटे बना के दे दिए हैं। वो आप देखो ना यार, वैसे मुंह से सिर्फ कर लो ये सा जरूर मारना, उधर बड़ा लेदर लग रहा है यार। ढोलकी, जो ढोलकी पे लगता है उसका क्या करें? उसका भी बिल्कुल बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है। उसका मतबादल बताओ ना। उसका प्लास्टिक का कुछ सोचे ना, ऐसा को प्लास्टिक की शीट लग जाए, चलो वो थोड़ी डम की बजाय निकलेगी, हल्की सी आवाज में गड़बड़ होगी ना, रिदम तो चल ही जाएगा। मैं तो कहता हूँ जहाँ पे जरूरत है वहां पे तुम चले जाया करो, तुम तो दोनों काम मुंह से कर रहे हो। नहीं यार, मुंह से नहीं होता, वैसे मैं ही बजा लेता हूँ, इतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। बजा के दिखाऊं? हाँ यार प्लीज लगे हाथों, अब 2 स्टेप भी कर ही दो। चलो अब तुमने कह दिया तो ठीक है, वरना मैं नहीं था करना। मैं मौजूद आदमी हूँ, मैं बगैर किसी के कहने पे मैंने नहीं अब स्टेप किया कर। मुझे को क्या करेगा तो मैं कर दूंगा, मैं फजूल क्यों अपना वकार बुलंद करूं। दुनिया में लेने छोटा सा भक्ता हमारे साथ रहिएगा। जो बड़े मामू थे ना, उनको हम 2 भाई मिल के देखा करते थे। मिल के? हाँ जी, इतने लंबे थे वो माशाल्लाह। मैं कहता था कि अद्धा मैं देख लेता हूँ तो बाकी अद्धा तुम देख लेना। हस्बैंड डाक शुरू करें जी साहब? जी शुरू की जाए जी। पहली डाक हमें रईस भट्ट ने लाहौर से लिखी है। लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहेब। अजीजी अंकल एक बात तो बताइए, क्या ये गुलेल से निशाना लगाते हुए एक आंख बंद करना जरूरी होती है? अगर दोनों आंखें खोल के निशाना लगाया जाए तो निशाना नहीं लगता? वाह क्या सवाल है। और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ और आप उस दौर के हैं जब गुलेल का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत अच्छे, शाबाश। सीधा सवाल पूछो, अब मेरा हिसाब किताब जरूर बताना लोगों को। भट्ट साहब, ये जो एक आंख बंद करके निशाना लगाया जाता है ना, ये उन बेवकूफों के लिए होता है जो गुलेल किसी वक्त पुठी भी चला देते हैं, वो रोड़ा सीधा जाके आंख में बच जाता है। इसलिए आंख बंद करके तो ऐसे निशाना लगाते हैं ताकि अल्लाह करे सीधा ही जाए। अगर पुठा आ जाए तो आंख तो बंद हो ना, आंख बचाने के लिए आंख बंद की जाती है। अच्छा, निशाना लगाने के लिए नहीं करते? नहीं, निशाना तो जाहिर है दोनों आंखें खुली भी हो तो लग ही जाता है। अच्छा। ये कोई जरूरी नहीं होता इसमें। अच्छा अजीज साहब, अब एक SMS पढ़ के सुनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अलीना नईम लाहौर से लिख रही हैं, अजीजी अंकल एक बात पूछनी थी आपसे। जी बेटे पूछो। आप हमेशा प्रोग्राम में अपने दादा ताया पुप्पो की बात करते हैं, कभी अपने नानकों की बात नहीं की, इसकी क्या वजह है? बेटा ननिहाल की बात इसलिए नहीं कभी की पुत्र कि तुम्हें पता नहीं, जो मेरा सबसे छोटा मामा था ना, उसका कद 7.25 फुट था। और जो बड़े मामू थे ना, उनको हम 2 भाई मिल के देखा करते थे। मिल के? हाँ जी, इतने लंबे थे वो माशाल्लाह। मैं कहता था कि अद्धा मैं देख लेता हूँ तो बाकी अद्धा तुम देख लेना। 2 भाई हम मिल के देखते थे। अच्छा। इसलिए बेटा उस हिसाब से उनका जो मुक्का है ना, उसका मत्था भी कोई मझ के मथे जितना बढ़ता था। मुक्के का मत्था? हाँ जी, मुक्के का ये मत्था होता है ना। मामे का मुक्का मझ के मत्थे से वड्डा। हाँ गुड, आहिस्ता आहिस्ता याद करो, ऐसे हो जाएगा तुम्हें याद। बेटा एक दफा दरमियाने मामे ने मेरी वक्की पे मुक्का मारा था, और आज तक सर्दियों में मैं इधर देसी घ्यो की मालिश करवाता हूँ। तो अब आगे तो देसी घ्यो खालस मिलता नहीं, इसलिए मैं फिर मामियों को छेड़ के क्यों दोबारा वक्की सकवा दूंगा। और जो दाद के है ना, वो भी माशाल्लाह जवान है सारे, मगर ताए की बात मैं इसलिए कर लेता हूँ कि मैं हर 1 तारीख को अपने ताए से NOC ले लेता हूँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके आगे जाके मैं कागज अंग्रेजी वाला रख देता हूँ, उस बेचारे को क्या पता ऊपर क्या लिखा है। मैं कह देता हूँ जी बेलजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आपका 150 रुपया आया है। 150 निकाल के नकद दे देता हूँ, दस्तखत करा के ले आता हूँ। उसके लिए 150 भी बड़ा, वो बिजनेसमैन है ताया मेरा। अच्छा। हाँ जी, वो डांग पे गुब्बारे बांध के बेचता है। इसलिए भी नहीं मैं डरता कि इसने मुझे डांग मारनी भी किस लिए, ऊपर गुब्बारे लगे हुए हैं, और अगर मारे भी तो गुब्बारे लगते हैं तो मुझे हंसी आती है। कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारा वड्डा ताया पिंड का चौधरी है। तुम
हमने जरूर लोगों को याद कराना होता है, लोगों को याद है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जरूरी तो नहीं कि चौधरी है जो वो सारी जिंदगी चौधरी रहे, वो बेचारा डांग पे गुब्बारे वाला भी बन सकता है। सही है, सही है। अच्छा जी, अगला खत जो मैं शामिल करने लगी हूँ, उन्होंने नाम अपना मेंशन करने से मना किया है। लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजीज साहब, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में BS मैथमेटिक्स में दाखिला हो गया है। मुबारक हो बेटे। पर अजीज साहब, मेरे पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं हैं। आपसे गुजारिश है मेरी कुछ हेल्प कर दें, इसका अजर अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अता करेगा। नो प्रॉब्लम बेटे, आपका जो नंबर है वो मेरा ख्याल है यकीनन हमारे प्रोड्यूसर के पास होगा। इस बच्चे के FSC में 80% से ज्यादा नंबर है और 30,000 के लगभग इसको फीस दरकार। नो प्रॉब्लम, कोई ना कोई हमारा सखी दोस्त हमारे साथ राब्ता करके आपका फीस पहुंचाएगा। डोंट वरी टू यू, एवरीथिंग इज ओके, डोंट वरी। लेकिन यार कल उसकी आखिरी तारीख है फीस जमा कराने की। चलो इंशाल्लाह कल तक करिए पड़ जाएंगे। डोंट वरी पुत्र, पाकिस्तान जो है ये एडे बड़े दिलों वालों से भरा पड़ा है। एक मैं इधर गुजारिश और करनी चाहता हूँ जो हुकूमत से करनी है, मुझे यादा लंबरों से याद आ गया। वो एक बच्चा हमने अपने प्रोग्राम में भी बुलाया था, मोहसन, वो जिसने BA में टॉप किया था, तंदूर पे रोटियां लगाता तंदूर पे रोटियां लगाता था और उसने रिकॉर्ड तोड़ा था बहुत ज्यादा नंबर लेके। मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर साहब ये ऑर्डर करेंगे, उनसे गुजारिश है मेरी कि वो जिसने BA में टॉप किया था और तंदूर पे रोटियां लगाता था, मियाँ साहब, उसको जनाब स्कॉलरशिप बेचारे को नहीं मिला अभी तक, और ना ही उसका जारी किया, ना उसको मिल रहा है। मेहरबानी करके जरा स्कॉलरशिप वाला जो खाना है ना, उधर जाकर तो ऐसे ऐसे कर दें जरा, क्योंकि वो बच्चा लैक है बहुत, आपकी उंगली हिलनी है और उसकी जिंदगी में हिलजुल पैदा हो जानी है। बड़ी मेहरबानी आपकी। अच्छा जी, कराची से इतरत समदानी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम सलाम जी। अजीज साहब, हम हमेशा से एक खबर सुनते और पढ़ते हैं कि हमारी कौम को इतने अरब रुपए का टीका लगा दिया गया या इतने करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। आखिर हमारी कौम को ऐसी कौन सी बीमारी है जो हम इतने महंगे टीके लगवाते हैं? वाह 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 वाह। असल में ये जो टीके लग रहे हैं ना, वो कौम को जगाने के लिए लग रहे हैं। इस तरह के टीके लगते रहे, किसी दिन कौम ऐसे जागनी है, इधर इनकलाब आ जाना, ये कौम को जगाने के लिए ये लफ्ज जरूरी होते हैं कि कौम को टीका लगाया गया है। लोटमार तो चलो कोई और ही करके जाता है, टीका तो कौम को ही लगता है ना। और कौम जितनी देर तक इस तरह के टीके बर्दाश्त करती रहेगी, ये बीमारी लगी रहेगी हमें। जब कौम सेहतमंद होगी तो उसकी निशानी ये होगी कि वो इस तरह का टीका बर्दाश्त नहीं करेगी, उठ के खड़ी हो जाएगी, क्या खबरदार, इधर फड़ा सिरिंज तो इधर फड़ा टीका, खबरदार, चपेड़ा मारेंगे फट के। हाँ हाँ, देखो ना, अरबों रुपये लुट के तो बाहर के मुल्कों में दौड़ गए और हम लोग चुप करके बैठे हुए हैं। सियाने इधर ये मुहावरा वो कहते हैं ना, वो क्या है कि सवेर दा खादा शामी काम होता है। बाही यार भूख लगी हुई है, मुंह से इस तरह की बातें निकल रही हैं। मुहावरा तो वाकई कोई नहीं, ये मुहावरा उनके हक में जाता है जो लूट मार करके भाग गए। अमान से इसको रिवर्स कर दें जी, बाकी बातें समझ लें, इसको छोड़ दें। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम अब बने हुए हो। बने हुए क्या मतलब, मैं सियाना हूँ। अल्लाह अल्लाह माफी, मैं सियाना लगा हूँ इस प्रोग्राम में। तो बस यार पा जुनैद नाजिया बेग साहब, नहीं यार प्लीज मुझसे बात नहीं नहीं यार, सॉरी यार, उसे भी बड़ी अकल है, कोई ऐसी बात नहीं, उसकी कोई नली नहीं। अच्छा, इसका मतलब है सिर्फ अकल वाली बात तुम पा जुनैद से करते हो। तुम अब बने हुए हो। बने हुए क्या मतलब, मैं सियाना हूँ। अल्लाह अल्लाह माफी, मैं सियाना लगा हूँ इस प्रोग्राम में। तो बस सियाना कहाँ कहते हैं, तो ये कहाँ है, ये तो चिट्टा है। अच्छा बात करो, क्या कहने लगे थे यार? अब फजूल ना टोक दिया करो, नहीं मैंने टोका, बंदे का माइंड बंद हो जाता है ना। ब्रेक में मैंने पता नहीं किस तरह सारी दानिश इकट्ठी करके गल जोड़ी थी, सारी खिलार दी ऐसे, पता नहीं क्या मैंने बात कर रही थी। आप ही कर लो जो कर।
ہاں یاد آ گئی. شکر ہے شکر ہے یار. یہ جو عید آ گئی ہے نا تو اس لیے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اب سڑکوں پہ ناکے لگیں گے اور ظاہر ہے سیکورٹی کے لیے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور جب رمضان شریف آتا ہے یا شبرات ہوتی ہے کوئی بھی محرم شروع ہوتے ہیں تو سیکورٹی بڑی بڑھا دی جاتی ہے اور ناکے لگا دیے جاتے ہیں. جب یہ 5 جنید ناکے لگتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ برا بھی منا رہے ہوتے ہیں ہمارے سمیت ہی. سیدھی ساری بات ہے. بہت مائنڈ کرتے ہیں. مگر میں ٹھنڈے مزاج سے یہ سوچتا ہوں کہ یہ ہماری سیکورٹی کے لیے ہماری حفاظت کے لیے ہی سارا کچھ کیا جاتا ہے. اگر اس میں سے دانا پانی نکال دیا جائے تو وہ بھی جو لیتے ہیں ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان کے کو 10 100 50 20 100 لینے سے یہ سسٹم غلط ہے. سسٹم تو یہ ٹھیک ہے ناکہ لگا کے چیکنگ کرنا شہر کے اندر جانے والے باہر جانے والے محلوں میں جانے والے, مگر اس کا یار کوئی اور حل نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے بڑا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے اور ایک جو تصویر نظر آتی ہے شہر کی یا ملک کی یا عوام کی یا حکومت کی وہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی تضحیک سی محسوس ہوتی ہے مجھے تو. اچھا ویسے نا جس ملک میں بھی دہشت گردی کی لعنت ایک بار داخل ہوئی ہے وہاں کے عوام کو اپنے لائف سٹائل میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلی لانی پڑی ہے. کچھ حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے, کچھ کڑوی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑا ہے. اس میں یہ تصحیح کر دوں ایک چیز کی, یہ جو میں نے تصحیح کہا ہے نا محسوس ہوتی ہے وہ عوام کی نہیں, یہ حکومت کی بھی مجھے تصحیح لگتی ہے کہ یار ایک حکومت ہے اور وہ بیچارے ناکے لگا کے چیک کر کے اندر جانے دے رہے ہیں. یہ کیا کچھ تو ہمیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں, اس کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں بھی دینا پڑیں گی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں نا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کی پرابلم کا احساس نہیں کیا جا رہا. مطلب حکومت کو چاہیے کہ عوام کی مشکلات کا احساس کرے, عوام کو چاہیے کہ حکومت کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے حکومت بھی. اب یہ تم یہ بات کر رہے ہو اس کی یہ جو ناکوں پہ بے توقیر بھی کیا جاتا ہے, زحمت کا باعث بھی بنتے ہیں, ایٹ لیسٹ حکومت یہ تو کر سکتی ہے نا کہ وہاں پہ ناکوں پہ جو عوام کو جس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی شدت کو قدرے کم کیا جا سکے. جب عوام کو بہت سارے ذریعے ہیں, مثلا آپ اکثر ناکوں پہ تو دیکھتے ہو کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ناکے جو لگائے گئے ہیں یہ عوام کی مشکل کو کم کرنے کے لیے یا ان کی حفاظت کے لیے نہیں لگائے گئے بلکہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ عوام کو تنگ کرنے کے لیے لگائے گئے. سیکورٹی تو چاہیے. دیکھو نا ہم پہلے بھی غالباً ایک اپنے شو میں بات کر چکے ہیں کہ یہ جو RFID ہے, ریڈیو فریکوینسی آئیڈینٹیفیکیشن ڈیوائس, اٹ از سو سمپل. یہ ہم بازاروں میں جب جاتے ہیں تو وہ جو بار کوڈ نہیں ہوتا جو ٹیگ لگا ہوتا ہے اس کو سکین کرتے ہیں تو قیمت سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح RFID ہے کہ گاڑی پہ اگر لگی ہو تو جو بنیادی معلومات ہیں, اس کا مالک کون ہے, کب خریدی گئی, جو مطلب RFID جو ہے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. ڈیٹیلز نہیں کہتے, ڈیٹیلز. یہ پوری دنیا میں اب اس کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے. ہم اور 1200 کی وہ ڈیوائس ہے جو RFID چپ ہے وہ انتہائی سستی چیز ہے. RFID چپ تو بعد کی بات ہے. ہمارے ہاں تو عالم یہ ہے کہ گاڑیوں کی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ لازمی ہے نا کہ کمپیوٹرائزڈ ہوں گی. جی اب ٹھیک ہے نا, کتنے فیصد لوگوں نے وہ لگا. سب سے پہلے دونوں طرف یعنی شامل ہے, حکومت بھی برابر کی مجرم ہے اور عوام بھی اتنے ہی مجرم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے نا اس کے اجراء میں. آج کل تو بند ہوئی ہے, نواں ٹھیکہ نہیں ہو رہا. جس طرح پاسپورٹ کا کاغذ نہیں مل رہا تھا اسی طرح وہ جو ای ٹیگ کا پیپر نہیں آ رہا. یعنی کس دور میں ہم رہ رہے ہیں. یعنی RFID چپ اگر ہم لگا لیں 1200 کی چیز سے پورے ملک میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اور ہماری ذاتی سیکیورٹی کے حوالے سے اور گاڑیوں کے تحفظ کے حوالے سے ایک انقلاب آ سکتا ہے. ساری چیکنگ ہو سکتی ہے. اب گاڑیوں میں اگر یہ چپ لگی ہو تو آپ کے درجنوں قسم کے مسائل حل ہو جائے. آپ کو گاڑیوں کی لمبی لمبی قطار نہ لگانا پڑے. ایک آپ کے پاس سکینر لگا ہوا ہے, گاڑیاں آرام سے گزر رہی ہیں اس میں سے. گاڑیوں کی چوری کے اوپر ای ٹیگ لگا ہوتا ہے, گاڑیوں کی چوری رک سکتی ہے. اور وہ اگر آپ ابتدائی شکل میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ لگا لیں, یہ جو پیسو ڈیوائس ہے. ایک پیسو ہوتی ہے اور ایک ایکٹیو ہوتی ہے. ایکٹیو جو ہے وہ بیٹری کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے اور اس سے تو پوری یعنی یہ ٹریکنگ, یہ ٹریکرز لگے ہوتے ہیں. یہ دراصل ایکٹیو RFID ہے.
اچھا اور جو پیسو ہے یہ مطلب آپ کی چپ لگی ہوئی ہے گاڑی کے شیشے کے اندر لگی ہوئی ہے, نمبر پلیٹ پہ لگائی جا سکتی ہے. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت پنجاب ایٹ لیسٹ اپنا سارا ہوم ورک اس حوالے سے مکمل کر چکی ہے. اب صرف اگر خادم اعلیٰ صاحب ایک دستخط فرما دیں تو میرا خیال یہ انقلاب آ سکتا ہے. اچھا ہاں واہ 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 واہ. تو اگر سارا کام مکمل ہے تو پھر تو میرا خیال ہے ان کو فوراً شروع کر دینا چاہیے, تاکہ یہ جو ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چیک کرا کے اور بیچارے پولیس والے بھی وہاں پہ کھجل ہو رہے ہوتے ہیں. میرا ویسے عوام کی طرف سے عوام سے ہی نہیں زیادتی ہو رہی ہوتی, پولیس والوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی زیادتی کر کے وہاں سے گزرتے ہیں. جس کی وڈی گڈی ہوتی ہے اس کے وڈے ہی بول ہوتے ہیں. اب جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے حکومت ذمہ دار ہے اس بات کی کہ کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس کا بر وقت اجرا جو ہے اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے. لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں, زیادہ سے زیادہ تاخیر کتنی دیر کی ہوگی, 6 ماہ 7 ماہ 8 ماہ بعد تو نمبر پلیٹس مل جاتی ہیں نا. تو یہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے 4 5 سال سے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نمبر پلیٹس جو ہیں کمپیوٹرائز نمبر پلیٹس وہ گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اس کو یہ جو ماڈرن بچے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں ٹھیک, یہ کمپیوٹر والی ڈیزائن والی بنا کے کلر کے ساتھ میچنگ کر کے گاڑی کی لگاتے ہیں وہ لوگ. لو جی یہ جو ساری تم نے گفتگو میں وضاحت پیش کی ہے, اس سے تو میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ خدا کے واسطے فوری طور پہ یہ RFID والا سسٹم شروع کریں حضور. اس سے تو آپ لوگوں کا بھی وقت بچے گا اور عوام کا بھی وقت بچے گا اور سیکورٹی بھی بہترین میرا خیال ہے ہو جائے گی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. آ گیا رشید کرارا آ گیا, اپنے سیزن کی پیک پہ آ گیا, دنیا ٹی وی پہ نظر آ گیا. ناظرین عید قربان کی آمد ہے اور اسی مناسبت سے اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے اپنے شیف رشید کرارا کو. آ گیا رشید کرارا آ گیا, اپنے سیزن کی پیک پہ آ گیا, دنیا ٹی وی پہ نظر آ گیا. ارے بھائی آج کل تو ایسا سیزن چل رہا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے صرف بکرا ہی ذہن میں آتا ہے, چونکہ ہر چینل والا رشید کرارے کو صرف اس وجہ سے ہی کھینچ رہا ہے. رے رشید کرارے ادھر آ جا اور بتا دے بکرے کا کیا استعمال کرنا ہے, ارے ادھر آ جا بکرے کے گوشت کو سجا جا. مگر رشید کرارا وہی جاتا ہے جہاں رشید کرارے کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. رے رشید کرارا تو گوشت کی ایسی ڈش انٹروڈیوس کروا چکا ہے کہ لوگ دھنگ رہ جاتے ہیں. اور رشید کرارے نے ہی سب سے پہلے بتایا کہ یہ جو گوشت ہے اس کی سویٹ ڈش بھی بن سکتی ہے. اچھا ارے گوشت کی ایسی ورائٹی پیش کی رشید کرارے نے, اب تو کئی چینل کے پروڈیوسر رشید کرارے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ رشید کرارے بڑی عید پہ کیک بنا کے دکھا دے, وہ بھی گوشت کا. اچھا مٹن کیک. رشید کرارا بڑا سمجھاتا ہے کہ بھائی کیسے مٹن کا کیک بنے گا, کیک تو بنتا ہے میدے کا. تو آگے سے بحث کرتے ہیں چل میدے کا بنا کے اوپر پھول کی جگہ تو بوٹیاں رکھ دے. انکار پہ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ چل پھر مٹن آئس کریم ہی بنا دے. مٹن آئس کریم, ارے یہ لڑکی اونچا سنتی ہے, یہی کہہ رہا ہوں بی بی, مٹن آئس کریم کی بھی فرمائش ہو چکی ہے رشید کرارے سے. اور رشید کرارا سمجھا کے تھک گیا ہے کہ صرف بکرا ہی نہیں ہوتا, ابے عید پہ چھترا بھی ہوتا ہے, دمبا بھی ہوتا ہے, گائے بھی ہوتی ہے. سب کا علیحدہ ٹیسٹ ہے اور سب کا علیحدہ استعمال ہے. اچھا کرارے صاحب یہ بتائیں اس دفعہ عید کہاں لگا رہے ہیں؟ ارے بہت خوب, یہ کیا کہہ دیا, عید کہاں لگا رہے ہیں. تو ارے کرارا شیف ہے یا راج کے پیچھے دیہاڑی لگاتا ہے, عید کہاں لگا رہے ہیں. یہ تو ایسا شیف ہے کرارا کہ لوگ اس کی منتیں کرتے ہیں کہ کرارے خدا کے لیے اس عید کا مزہ تو دوبالا کر دے ہمارے ہاں کے.
सच्ची सच्ची बताऊं तो करारा इस्तीफा लगाएगा भाई कराची में जाके। अच्छा भाई कराची के लोग जो हैं वो अच्छा खाते हैं और सुथरा खाते हैं, टेस्टी खाना थोड़ा सा खाया और पेट भर गया। वो पंजाब में तो हर शहर का रंग ही अलग है। अच्छा पिछली दफा तो गुजरांवाला जाके करारा फंस गया। अच्छा गुजरांवाला में बस देर नहीं होने देते और वे कहते हैं जो भी है जिस तरह भी है जल्दी आगे रख दे। जरा अगर आप टेस्ट बनाने के चक्कर में कुछ टाइम लगा दें तो इस पे मारना शुरू कर देते हैं, और सिर्फ मार के छोड़ते नहीं, लिटा के ऊपर अपना सबसे वजनी बच्चा बिठा के काम पे चले जाते हैं। अब कितनी गुदेर बंदा उस पहलवान को बर्दाश्त करे। इसलिए किरारे ने इस दफा सोचा है कि किरारा कराची जाएगा। अच्छा फैसलाबाद भी पंजाब का खतरनाक शहर है भाई, कुर्बानी के हवाले से। क्यों? अब बड़े बड़े दिल वाले लोग रहते हैं फैसलाबाद में, और बड़े बड़े नोटों वाले लोग। आप हर दफा देखते हैं टेलीविजन की स्क्रीन पे, हर दफा पाकिस्तान की सबसे महंगी कुर्बानी फैसलाबाद में होती है भाई। बिल्कुल। भाई 15-15 लाख रुपए का बकरा ही खरीद लेते हैं। भाई बंदा उनसे ये पूछे कि 15 लाख का बकरा, भाई इसके साथ नंबर प्लेट भी लगी हुई है, इतना महंगा बकरा, मगर दिल वाले लोग हैं और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देते हैं बड़े दिल के साथ। सही। अब 15 लाख का बकरा तो खरीद लेते हैं, उसके बाद जब किसाई बुलाते हैं उसे काटने के लिए तो पिस्तौलें निकाल के खड़े हो जाते हैं और किसाई को सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई 15 लाख रुपया है जो तुमने जमीन पे गिरा लिया है, अगर इसका एक भी नोट फटा तो फायर सीधा ही आएगा तुम पे। उसके बाद शेफ को बुला के उसके साथ हिसाब किताब शुरू कर देते हैं। भाई सारे तो कारोबारी आदमी हैं फैसलाबाद के। बिल्कुल बिल्कुल। शेफ को सीधा सीधा कह देते हैं कि भाई 15 लाख का हमने खरीदा है बकरा, अब 25 दिन हो गए हैं इसे खिलाते पिलाते, अब ये हमें पड़ता है 21 लाख का। सही। अब बंदा आगे से ये भी नहीं कह सकता कि भाई इसे पट्ठों में जाफरान मिला के खिलाते रहे हो, खामोशी ही इख्तियार करनी पड़ती है। सही। उसके बाद कहती है भाई इसका हमें घर गोश्त पड़ता है 28,000 रुपए किलो। अगर 28,000 रुपए किलो के गोश्त में हल्की सी भी नमक मिर्च ऊपर नीचे हो गई तो तुम्हें ऊपर नीचे कर देंगे भाई रशीद करारे। रशीद करारा क्या करे, एक नामवर शेफ जिसके पास 12 मिसाले भी हैं और इसके 12 साले भी हैं, अच्छा उसके बावजूद डर जाता है भाई इसने 15 लाख का जो बकरा खरीदा है ये क्या समझता है मेरे 12 सालों को। भाई सीधी बात है, अगर मेरे 12 साले हैं भी तो वो कौन सा डिप्टी कमिश्नर या एएसपी लगे हुए हैं। अच्छा भाई कोई बेचारा चिंची चलाता है तो कोई मजदूर है, कोई चूजे रंग करके बेचता है और कोई कंधे पे दरियां रख के निकल जाता है। तो क्या जरूरत है भाई इतने तगड़े बंदे से लड़ने की। इसलिए करारा इस दफा सोच बैठा है कि सीधा कराची निकल जाएगा। नाज़रीन ये था आज का अस्वे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।